जय जोहार, जय हिंद। आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में हम लोग इम्पोर्टेंट जो अभी करेंट में हो रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि इज़ एजुकेटर और टीचर्स आर बिकमिंग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और एज द एक्टिंग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे कि हमको पता है टीचर हो गया, एजुकेटर है, ये है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का फाउंडेशन है क्योंकि ये हमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, सिविक सेंस सिखाते हैं, एक सिटीजन बनाते हैं। बट डेमोक्रेसी हम 4 पिलर जानते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया और प्रेस। बट कुछ दिनों में जिस हिसाब से मेन स्ट्रीम अभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चल रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंट या एजेंसी के रूप में वर्क कर रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होते रहा है। तो इस संदर्भ में आज मैं ये टॉपिक को डीप डाइव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मुद्दा उठ कहाँ से रहा है और कैसे रहा है। तो ये बता दूं कि ये आपको डिबेट में जो मेन स्ट्रीम में दिखता है उसमें एक जो एंकर होती हैं आज तक की अंजना ओम कश्यप, वो यूट्यूबर को 2 कौड़ी के टीचर बोल देती हैं। बट उससे भी पहले हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, जो नीट जेई का एग्ज़ाम जिसका पोस्टपोन हो गया, निरस्त हो गया, वहाँ से आउटरीच स्टार्ट होता है। दूसरा, बहुत सारे जो पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ से भी ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स उभर के आज एक मेन स्ट्रीम मीडिया का कुछ समय के लिए पार्ट बन गया है। सोशल मीडिया में तो ये बहुत देर से था, बहुत समय से ये पक रहा था। अगर हम लोग देखें तो हमको पता चलेगा जब सोशल मीडिया में और देखते हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें आपके संबंध में साफ आ रही है। और यहाँ जो हमें जो न्यूज़ में सबसे पहले जो दिख रहा है वो आ रहा है 2 कौड़ी के टीचर या जो एजुकेटर हैं उनको रिस्पांस और रिएक्शन के कारण हम इसको देख रहे हैं। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है बहुत पीछे तक जाएगा तो हमको पता चल रहा है कि मोस्टली जो एनटीए का, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो नीट का पेपर जो लीक हो जाता है और उसके कारण जो पुराना लीक हुए जा रहता है, उसके कारण जो अकाउंटेबिलिटी या तो फिर जो जो शिक्षा मंत्री है उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेने के ना लेने के बात के ऊपर बहुत सारे बातें होती है। और ये नीट का एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद एमबीबीएस का डिग्री होता है उसके लिए, तो एनटीए। दूसरा क्या हो गया है कि अभी फिर से जो न्यूज़ में जो चल रहा है वो है सीबीएसई। सीबीएसई का जो ओएसएम, पहली बार सीबीएसई ने ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्कशीट को दिखाने की बात की गई थी और उसमें जो बहुत बड़े स्केल पे हेरा फेरी हुई है ये पता चला। तो एक जो 18 साल का जो बच्चा है, क्या पता आपको पता भी नहीं हो, जो जिसका नाम है सार्थक सिद्धार्थ, उसको सीबीएसई ओएसएम रो में पार्लियामेंट्री पैनल के सामने भी प्रस्तुत हुआ और वो अपना तर्क दिया और उसके बाद जो रिजल्ट हमें आता है कि जो बोर्ड के चीफ है और एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। बट जैसे कि हम लोग पिछली बार भी देखे हैं जो नीट के पेपर हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनटीए का चीफ है उसको हटाने के बाद उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कौन से पोजीशन में आप देख सकते हो, वो आपको छत्तीसगढ़ में सीएम सेक्रेटरी के पास हैं, तो यहाँ पे। लेकिन हमको जनरली ये सब न्यूज़ पता नहीं चलता। जनरली हम लोग का पूरा जो अटेंशन इकोनॉमी है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी है, सब किसी दूसरे जगह पे कंसंट्रेट किया जाता है। जैसे कि आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ये वैभव सूर्यवंशी को सब जान रहे होंगे, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो पेपर जो लीक हुआ है या फिर बोल सकते हो 3 स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन के लिए अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट किए हैं अपने हिसाब से, और ये बहुत बड़ा जो चीज़ों को
न्यू नेशन के सामने लेके आए हैं, जैसे वेदांत श्रीवास्तव जिसने, उसके बाद सार्थक सिद्धांत और निशाकर, जो कि किसी ने, जो सबसे पहले सार्थक ने वो गड़बड़ी को देखा, उसके बाद अ, वेदांत श्रीवास्तव हैं उनके में भी, और जो आपका निष्क्रय है, इन्होंने वेदांत ने का आंसर शीट देखा, सार्थक ने पूरा जो प्रोसेस होता है किस हिसाब से आप वेंडर देते हैं जो एनटीए के टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसके लिए, वो पूरा छानबीन किया। और तीसरा जो लड़का है, इन्होंने तो जो टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर ही बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो आज इन सवालों का जवाब भारत सरकार भी दे रहा है और कोशिश कर रहा है जड़ तक जाने के लिए, और एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे अपने टीनेजर में ही। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी हम लोग को देख रहे हैं। तो ये 3 जो बच्चे हैं वो, और ये जो है सिलसिला आपको क्या कर दिया है कि एजुकेशन को एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के फ्रंट एंड पे लेके आ गया है, और उस फ्रंट एंड में हमको 2-3 चीज़ पता चल रहा है जिसको हम आज चर्चा करेंगे। ये एक बैकग्राउंड था। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम देखें तो टीचर्स का भूमिका अब बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक जगह पे जहाँ पे बच्चे को पढ़ाने से लेके अब जैसे हम छोटे मोटे 2 कौड़ी के टीचर्स भी बोल सकते हो आप, ये हम भी कुछ एजुकेशन के कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है वो क्या भारत के प्रायोरिटी में है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स का तो जनरली देखेंगे तो हाँ तो है, लेकिन ये जो डिबेट हो रहा है और डिस्कशन हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब आने की जर्नी इतना टाइम लग रहा है, तो इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो इसको अंडरस्टैंड हम अलग अलग स्तर पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और सकता है। बाई एजम्पशन मैं यहाँ पे बताऊँ कि जब हम लोग कोई भी नेरेटिव, कोई भी आइडिया को देखते हैं, कोई भी थॉट को देखते हैं, तो आप किसी भी इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में या फिर किसी भी आइडियोलॉजी में सोच सकते हैं, चाहे वो आप लेफ़्ट में हो सकते हैं, चाहे वो आप राइट में हो सकते हैं, जो राइट विंग, लेफ़्ट विंग। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपके विचारधारा, आपका पर्सपेक्टिव बनेगा, और उसी हिसाब से जैसे सोशल साइंस का खूबसूरती यही है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग आपका ओपिनियन हो सकता है। तो लेफ़्ट से लेके अगर हम लोग राइट तक देखें तो आपके पूरे अलग अलग विचारधारा होंगे। तो ये पॉलिटिकल आप में हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर में कई बार आईएनसी को बोलते हैं सेंटर लाइट हो सकता है। राइट में हम लोग देखते हैं जब बीजेपी है, लेफ्ट में हम लोग को देखेंगे तो सीपीआई है। ठीक है, और थोड़ा सा कांग्रेस, आईएनसी थोड़ा सेंटर होने की कोशिश करता है, दोनों को कम्बिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एजुकेशन, मैं ये पॉलिटिकल प्रिज्म या पर लेंस क्यों देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकली, मोस्टली पॉलिटिकली व्हील के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है, जिसमें पॉलिसी बनाया जाता है। जो एनटीए के जो हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपने कार्य करते रहेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने का जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव के ऊपर पड़ता है। यानी कि शिक्षा के सेक्रेटरी चेंज हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को जवाबदेही देना पड़ेगा जो भी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे वो, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो एक जगह पे ही नहीं, हमें जो एजुकेशन को लोगों के प्रायोरिटी में लेके आने के लिए सबसे बड़ा जो एजेंसी है, जो 4th पिलर है, मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। ठीक, परंतु मीडिया भी अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बढ़ चुके हैं। जो लेफ्ट मीडिया हो गया, लूटियन मीडिया जिसको बोला जाता है अभी। दूसरा जो राइट का मीडिया है जिसको गोदी मीडिया बोला जा रहा है। अभी नया टर्म आ गया है, चमचा मीडिया आ गया है। तो एक अलग अलग टाइप की मीडिया आ रही हैं और मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव बन रही है, और नैरेटिव में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, किस तरह से उस नैरेटिव को हम एक सॉल्यूशन तक पेश करते हैं
वो एक बात रहती है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो मीडिया है, जिसमें अभी जो बात हो रही है ओम कश्यप वर्सेस एजुकेटर्स की, ठीक है, तो इसमें आपको दोनों चीज़ देखने के लिए मिलेगा। एक जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया है, दूसरा है जो ये एजुकेटर्स हैं, वो एजुकेटर्स मोस्टली आपका क्या है, कोचिंग सेंटर से आते हैं, ठीक है, चाहे वो खान सर हो, अभय सर हो, विकास दिव्य कीर्ति सर हो, ये। और मीडिया के जो एंकर्स हैं वो आपके, इसको बैक्ड बाय रहता है बिजनेस हाउस, ठीक है। अगर आपको अब जैसे कि पता है कि भारत में भी जो मीडिया हाउस का जो मोस्टली जो जो कंट्रोल है 5 बिग हाउस के का ही है। और अगर किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है, पूरी दुनिया का भी अगर देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसको ब्लैक रॉक बोलते हैं, ठीक है, उनका तो जो इन्वेस्टमेंट है मीडिया में 90% है। इसी कभी कभी आप सुनते होंगे जॉर्ज सोरोस का नाम, ठीक है, कई बार आपको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे है, तो अलग अलग कैसे करके नैरेटिव को, ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, तो मीडिया हाउस। लेकिन जो मीडिया जो चलती है तो उसके लिए चंदा कहाँ से आता है, कैसे चलती है, तो मोस्टली क्या है कि वो एडवर्टाइजमेंट से चलती है, एडवर्टाइजमेंट से चलती है। और एडवर्टाइजमेंट और मीडिया क्या होता है, एक फेस होता है गवर्नमेंट का, पीपल के बीच में एक संवाद होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो सरकार है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसका प्रायोरिटी है, कैसे करके आगे जाएंगे, वो हमें मीडिया के थ्रू ही बताती है, मीडिया के थ्रू बताती है। तो मीडिया के थ्रू बताती है तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एड्स के लिए भी, गवर्नमेंट का एड भी लेना पड़ता है। तो ये आप एक तरह से बोल दो कि गवर्नमेंट का बहुत क्लोज हो जाता है। तो कुछ मीडिया हाउसेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और उसके कारण क्या हो जाता है, मीडिया का काम ना करके वो गवर्नमेंट का पीआर एजेंसी बन जाती है, जैसे कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, एक पीआर एजेंसी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक जो चल रही है मीडिया का जो हाल चल रही है, जिसके कारण हमको एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या फिर एक कोई टारगेटेड हमको नेगेटिव मिलता है, जो सरकार बोलना चाहती है वो मीडिया के थ्रू बुला रही है, तो एक पक्ष मिलता है। दूसरी तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो एक पक्ष ये भी है कि जो मीडिया है, मीडिया अब क्या है कि मीडिया का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है इंटरनेट के आने के कारण, टेक्नोलॉजी के आने के कारण, जियो रिवॉल्यूशन के आने के कारण हमको एक क्या हो गया है, मीडिया का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। और सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे प्रीजुडिस, जजमेंट, एजम्पशन लेके पहले से ही ओपिनियन बना के दे रहे हैं। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो देना चाहिए था, जो और जो पब्लिक के थ्रू जो सरकार को क्वेश्चन पूछना चाहिए था, वो मिसिंग हो गया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, गोदी मीडिया। आप झालमुड़ी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, आप कैसे रहते हैं, क्या खान पान रहते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन एक आम आदमी का है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सेकंड में दूसरा जो आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी आप डेप्थ में डाटा के थ्रू नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इनका जो है कि ईरान में जो यूएस ने ईरान के जो कॉन्सुलेट को क्या बोलते हैं, कब्जा कर लिया, या फिर तो इस टाइप से जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो 1980 में जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी बता दे रहे हैं और मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, जो मरा नहीं है उसको मार दे रहे हैं। तो इस टाइप से क्या है कि जो मीडिया में जो ब्रेकिंग होने का, जो ब्रेकिंग न्यूज बनाने का जो फास्टेस्ट कौन ब्रेक करेगा न्यूज़, ये जो संदर्भ है उसके कारण इनका एक्यूरेसी और एक्यूरेसी गिरा है। और तो ये तो इस टाइप से जो मीडिया है, लेकिन क्या है कि जो अब जानते हैं कि डाटा का यूज है, डाटा का युग है, ठीक है, डाटा इज़ न्यू करेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, डाटा इज़ न्यू कॉइन, ठीक है। और इस डाटा में एआई का एज है, ठीक है, इस एआई के एज में डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और तो इसमें क्या है कि इस डाटा से इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बेसिक में जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन होता है,
जब इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल रूप में उसको समझाते हैं तो वो नॉलेज बन जाता है, और उस नॉलेज को हम लोग एक अप्लाइड फॉर्म में सही तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो एक विजडम बन जाता है। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए तो मीडिया हाउस का जो इन्फॉर्मेशन है देने का और एजुकेटर्स का जो नॉलेज का इन डेप्थ है, उसमें बीच में बहुत बड़ा गैप आ रही है। और ये जो गैप है और ये गैप ही एक जो टीचर्स, जो एजुकेटर्स उदय का कारण हो गया है। स्पेशली वो टीचर जो करेंट अफेयर्स और टीचर जो इन डेप्थ में किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो जगह है वो किसका, जो कन्वेंशनल मीडिया का, जो एक्सप्लेन करता, आपको स्क्रूटनाइज करता, क्वेश्चन पूछता, उसके जगह पे ले रहे हैं। और एक जो है नया, बोल सकते हो कि नया इंडस्ट्री भी निकल के आ गई, जिसमें बहुत सारे लोग अपने इंडिपेंडेंट यूट्यूब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एजुकेशन और उसमें थोड़ा सा फनी भी आ गया, इंटरटेनमेंट आ गया, तो इन्फोटेनमेंट का भी एक ज़माना आ गया है। तो इसके कारण जो मीडिया का जो स्पेस है, होता क्या है, मीडिया के जो स्पेस है उनको क्या है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी आ गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली हम लोग जब कभी लेफ़्ट और राइट का तो मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप सरकार को कि राइट में है अभी सरकार, उसके पसंद करते हैं तो आप उस टाइप के चैनल देखेंगे, उतना टाइप का व्यू पॉइंट सुनेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर लेफ़्ट हैं तो लेफ़्ट के जो व्यू पॉइंट देखेंगे। लेकिन जो सिस्टम जो चलता है सोशल साइंस में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओलिगार्कीज बोलते हैं, जिसमें ठीक है ना, जिसमें कुछ एलिट लोग का पूरा सिस्टम पे कब्जा रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, कुछ एलिट लोग होते हैं जो पूरा सिस्टम को कब्जा करके रखते हैं। ठीक है, और आपको देखेगा बीच में बेस, तो ये आपको इंडिया में तो बड़ा इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त दिखता है। तो आपके क्या है कि ये कुछ एलिट लोग पूरा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और आज जो डाटा के एज में डाटा कॉलोनिज्म की बात हो रही है, तो आज तो ओपिनियन को ख़रीदा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जिसको आप कई बार प्रोपेगेंडा के रूप में भी बोलते हैं। अलग अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है। ठीक है, वो रियल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल फ्रेम भी किया जाता है। तो ये इस टाइप से है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी क्या हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसको लगता था कि जो इन्फॉर्मेशन का जो और उसको एक्सप्लेन करने का और उसमें डिस्कोर्स क्रिएट करा के डिबेट कराने का, डिस्कशन कराने का जिम्मेदारी बस उन्हीं मीडिया हाउस के कुछ एलिट एंकर्स का है, जिसका साठ बाट जो गवर्नमेंट के साथ है वो लेकिन वो धीरे धीरे अब क्या है कि जो नॉर्मल्स जो लोग हैं, ठीक है, एजुकेशन या फिर यूट्यूब टीचर्स के कारण जो एजुकेटर्स लोग का यहाँ पे उदय हो रहा है, और उसमें उसके कारण क्या हो जा रहा है कि जो इन डेप्थ में रिलायबल तरीके से डाटा के साथ जो बता रहे हैं, उसके कारण जो व्यूअरशिप जो एक तरह से बोला जा सकता है, जो एस्पिरेंट के बाद भी जनरली जो ये टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स लोग को भी पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे कल हम लोग ने देखे, जो अवस्थी सर हैं, उन्होंने कहा कि उनके जो व्यूवर्स हैं लगभग 50% से ज़्यादा वो 30-35 प्लस के ऊपर हैं। मतलब ये क्या जा रहा है कि उनका जो एनालिसिस करने का तरीका है, उसको एस्पिरेंट के साथ साथ बाहरी जो नॉन एस्पिरेंट हैं और जो सिटीजन है, इन्फॉर्म सिटीजन है, वो भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो एक तरह से ये शिफ्टिंग हो रहा है। और ये जो अगर टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम के यहाँ पे तो जैसे ओलिगार्कीज जो भी हैं, एलिट्स जो भी हैं, जिनके पास संसाधन है, जिसके पास सब कुछ है, वो तो पूरा कंट्रोल करके रहना चाहते हैं पूरा मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट को, चाहे उसके लिए वो स्टेट के साथ मिलके, ठीक है, नेशन के साथ मिलके पॉलिटिकली, चाहे वो धर्म का यूज़ करें या जाति का यूज़ करें या फिर आपका रीजन का यूज़ किया जाए या फिर लैंग्वेज का यूज़ किया करके, ये सब का यूज़ करके वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उलझा के तो रखना ही चाहते हैं, क्योंकि उसी से उनका पॉलिटिकल पूरा गेम चल रहा है। लेकिन अगर
मोस्ट ऑफ द जो का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बॉटम में है ना। प्रॉब्लम बॉटम में क्या है? सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन का। दूसरा आपका दिखेगा हेल्थ का जो प्रॉब्लम है दिखेगा आपको। मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। इसी कारण जो एक कॉकरोच जनता पार्टी बना था, कुछ ही दिन में 5 से 6 दिन में पूरा बीजेपी के जितने फॉलोअर हैं, जो अभी प्रेजेंटली सबसे बड़ा पार्टी है, उससे ज़्यादा फॉलोअर बना लिए, लोगों को अट्रैक्ट कर दिया, लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। चाहे उसका पॉलिटिकल यूटिलिटी कितना है पता नहीं, लेकिन एक लोग इससे ये तो पता चल रहा है कि एक कोई अल्टरनेट भी खोज रहे हैं, तो स्पेशली यूथ। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है उस डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो आ गया है, उस डेमोक्रेसी में अगर देखें, जो डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो भारत के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका बिहेवियर कैसे होते जा रहा है। लास्ट 75 ईयर्स, 70 ईयर्स में हम लोग देखें कि जब भारत की बात करते थे तो सबसे बड़ा जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था और हम लोग की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना जाता था, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट 5 से 10 साल में देखें तो उनका जो इस इलेक्शन कमीशन के जो एज अ इंस्टीट्यूशन का जो गरिमा है, बोले सम्मान है, वो अब कैसे होते जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके बाद जो सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइप का कमेंट करेंगे और इस टाइप का जजमेंट जो दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकली फेवर्ड बोल सकते हैं, या फिर कुछ जो जज हैं, जैसे ही फेवर्ड जजमेंट देने के बाद राज्यसभा का सीट ले जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन, आप उसके अलावा भी ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, जितने भी तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं उसको देखते हैं तो हम लोग को उसमें बहुत सारे परिवर्तन नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो है कांग्रेस है, उसने ऐसा नहीं की थी। सब ने अपना अपना तरीके से यूज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को बोल भी दिया था कि आप पिंजरे में बंद तोते के जैसे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईडी का भी जिस हिसाब से यूज़ किया, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंस्टीट्यूशन का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक पहले जवाबदेही थी, एक मोरल एथिकल स्टैंड रहता था और चीज़ें बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन अब जिस हिसाब से चल रही है तो एक क्वेश्चन की बात आ गई है और देखते हैं क्या होगा। और लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से एजुकेशन कुछ ही दिनों के लिए ही सही मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, और ये एजुकेशन ही है जो आपको विकसित भारत या फिर एक बड़ा इकोनॉमी बनाएगी आपको और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मोस्टली जो चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन पीरियड भी दिख रहे हैं, जिसमें जो कॉस्ट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन डिस्पेशन कम होते गया है। तो एक जनरल जो टीचर है वो भी अब क्या कर दे रहा है, एक सेटअप तैयार कर रहा है जिसमें वो अपने बातों को दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और हमने कोविड के सामने देखा, कोविड के समय में भी जिसने टीचर्स लोगों ने ऑनलाइन तरीके से जाके बच्चों का एजुकेशन ना रुके, ये उन्होंने ये अपना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। लेकिन जब बात आती है पेपर लीक हो गया, ने एनटीए का जो अभी इंसिडेंट हुआ है, और एसएससी का से लेके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पेपर लीक, जैसे कि आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पेपर लीक एरा के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लगभग 2.5 घंटे 35 मिनट का इन्होंने एक पेपर लीक उद्योग के बारे में पूरा कम्प्लीटली डिटेल से बताया है। अगर आपके पास टाइम हो तो देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी सरकार चल रही है और किस टाइप से होना चाहिए। दूसरा, और ये पॉलिटिकल स्टैंड है, ये चल रहा है। और एग्ज़ाम जिस हिसाब से ये हमारे जो लीक हो रहे हैं, वो एक तरह से एजुकेशन का क्या आपके पूरे भविष्य को आपका
जो सेव करने वाले हैं, जो फ्यूचर, जो इंडिया जिसको आप बोल रहे हो, आपको हमें पता नहीं है। हम 2015 या फिर 2025 में खड़े हैं, हमें पता नहीं है जो हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं या फिर जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, जैसे 2047 में कौन क्या करेगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। और जो 2047 में होगा वो विकसित भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री। और ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्कोर्स है विकसित भारत का, और ये नया कोई डिस्कोर्स नहीं है। राजीव गांधी ने भी जब आया था तो आई हैव अ ड्रीम बोल के एक बेहतर भविष्य के लिए बातें की थी। इवन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी ने भी 2020 तक विकसित भारत की कल्पना की थी। ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में विकसित भारत की संभावनाओं को बात किए हैं, लिखे हैं, एक्शन प्लान बनाए हैं। लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट जब तक नहीं बनाएं तब तक विकसित भारत, और उसमें भी कौन कौन सा क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो ये विकसित भारत बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली जब अगर हम लोग बिना एजुकेशन के बात किया जाए तो, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात किया, बिना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए, जिसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइमरी स्कूल। यही जो बच्चे हैं जो सरकार के 16, 17, 18, 19 साल के, यही बच्चे हैं जो NTA में जो गड़बड़ी है उसको निकाल रहे हैं, यही बच्चे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में जा रहे हैं, यही बच्चे हैं जो वेबसाइट के ऊपर तलाश कर रहे हैं, उसके बाद IIT के जो प्रोफेसर हैं उसको देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो जब तक ये बच्चे में पोटेंशियल है, मेधावी हैं, अगर ये बच्चे अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है देश का भविष्य तो है, टैलेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि जो डाटा हमारे पास आ रही है, डाटा ये आ रही है कि अब जो पहले कॉलेज करने के लिए जो बाहर पढ़ने जाते हैं, कॉलेज करने के लिए जो विदेश पढ़ने जाते हैं, अब जो बेस्ट टैलेंट है वो स्कूल पढ़ने के लिए भी जा रहा है। यानी कि हम लोग ने अपना एजुकेशन व्यवस्था में उस क्वालिटी के एजुकेशन नहीं ले के आ रहे हैं जिसके थ्रू बच्चे यहाँ पे रहें, यहाँ पे इनोवेट करें, यहाँ पे रिसर्च करें। हाँ, हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को बात की है। और लेकिन क्या है कि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग जैसे चीज़ों को इम्पोर्टेंस न दोगे तो बातें आगे बढ़ेगी नहीं। आप एक ऐसे पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में चलना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है, गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है, उसके साइमल्टेनियस में हर 5 किलोमीटर में कुछ नेटवर्क के स्कूल बनते जा रहे हैं। मैं भी वो अपना रिलीजियस पॉलिटिकल एसेट वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप के मदरसा हो, संघ के स्कूल हो, क्रिश्चियन स्कूल्स हों, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और जो सेकुलर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन जो सरकार के थे अपने, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, वहाँ का हम क्वालिटी देख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। सेम अगर हम लोग स्कूल होने के बाद देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, तो हम नीट का एग्ज़ाम देख रहे हैं जिसमें लीक हो रहा है। उसके बाद फिर जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जॉब के लिए जो जॉब हो रहा है, जॉब के लिए हम SSC PSC एग्ज़ाम दिलाते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम स्टेट के एग्ज़ाम दिलाते हैं, वहाँ पे हमें लीक दिख रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल आपको नज़र आते जा रहे हैं, जिसके कारण ये जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये जो डिबेट और डिस्कशन निकला है तो उसमें जो जिस क्वेश्चन को मीडिया अगर उठा के पहले से रखता, मीडिया जो इस टाइप के पूरे इम्पोर्टेंट जो हेल्थ एजुकेशन की बातों को बार बार सरकार के सामने लेके रखता है एक अभियान की तरह, तो क्या पता अब तक
हम लोग जो जैसे ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, जिसमें यूपीएससी के चयन करते हैं, यूपीएससी से चयन होते हैं जैसे आईएएस, आईएफपीएस और आईएएफएस। क्या पता हम उस दिशा में जा सकते हैं कि पूरे देश में पूरे टीचर्स का भर्ती करने का प्रारंभिक जो परीक्षा एक जैसा हो, उसके बाद भले राज्य अपने अपने स्तर पे एक अलग एग्ज़ाम ले सकते हैं। सिंस जो एजुकेशन है, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन स्टेट सर्विस है, स्टेट के पास है, लेकिन अगर ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी हैं अगर वो स्टेट में जाके एक कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं तो ऑल इंडिया जो टीचर्स हैं, ठीक है, उसके भी एग्ज़ाम के थ्रू हम अलग अलग देश में जा सकते हैं और ये नेशनल यूनिटी को ही बताएगी, नेशनल यूनिटी को ही बनाएगी और हम लोग का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बढ़ सकता है। एक चीज़ ये बात हो सकती है जिसमें अगर लास्ट 70 साल में अगर कहीं पे सबसे बड़ा जो ब्लंडर हमसे हुआ है तो ये है कि हम लोग ने अपना प्राइमरी स्कूल को जो जिस हिसाब से उसमें एजुकेशन का क्वालिटी देना चाहिए था नहीं दे पाए हैं। वो तो कंपल्सन हो गया जब आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट दिया गया, तो उसके बाद पहले तो डीपीएसपी में था, स्टेट का राज्य डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, उसमें कोई अकाउंटेबल। लेकिन जब हम लोग आर्टिकल 21 में डाला और राइट टू एजुकेशन दिया 2000 के आसपास, तो उसके कारण बाई फोर्स कंपल्सन हमने सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हर एक बच्चे को टीचर लेके आए। तो इंडिया में टीचर्स का जो वर्क है नॉट ओनली टू टीच, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हो गए हैं, जैसे कि SCR को बढ़ो, ठीक है, उसके बाद अभी जनगणना कराए नहीं हैं, तो बहुत सारे जो वर्क हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे दिए हैं, उसके साथ साथ बच्चे लोग को भी लेके आओ। लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे ही भारत पूरा थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ गया टूवर्ड राइट, तो प्राइवेट स्कूल का चलन बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, हर एक डाटा आपको दिखा रहा है, क्यों, क्वालिटी के नाम पे, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि जब इतने जो CBSE का OSM जैसे बातें हो जाती है, CBSE का OSM, तो क्या कोई टीचर स्कूल के या फिर किसी प्रिंसिपल ने कुछ कहा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो? तो यहाँ पे चीज़ें बात आती है, जब अगर हमारे गलती को सिस्टम के हम खुद उजागर ना कर पाएँ या फिर एक बता भी ना पाएँ, तो सिस्टम आप अच्छा से कैसे बना सकते हैं? तो ये यहाँ पे बातें हो रही है। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल का चलन तो बढ़ते जा रहा है और कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो किसके तरफ जा रहा है, 2015 के बाद से तो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और कैपिटलिज्म नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। तो इस हिसाब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट शिक्षण संस्थान हर एक स्तर पे बढ़ते जा रहे हैं और जो गैप आप एजुकेशन के अंदर, आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों में ही एक अच्छे टीचर ना होने के कारण जो एजुकेशन एड टेक कंपनी का भरपूर उजागर हो रहा है, ठीक है। चाहे देखे हैं कि बहुत सारे विफल भी हुए हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पे जो एजुकेटर्स हैं वो अलग अलग ढंग से निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, कुछ कोचिंग करा रहे हैं, कुछ पब्लिक स्पीकिंग करा रहे हैं। तो इस तरह से ये कई बार एक नैरेटिव शिफ्ट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो टीचर्स जो है वो या फिर जो एजुकेटर्स हैं आज, वो नॉट ओनली एक टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, परंतु डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में शिक्षा का लोकतांत्रिकरण भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत बड़े शिक्षाविद जैसे जॉन डेवी के बारे में कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ बेस्ट टूल है डेमोक्रेसी का, और वो जब तक एजुकेशन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट हमारे जो व्यवस्था है, हाँ ये कह सकते हैं कि
एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट इतना भी नहीं कर सकते जिसके कारण पूरा जो नीट जेई से कारण 20-22 लाख बच्चे का जीवन प्रभावित हो। बहुत मेहनत से वो 1 साल 2 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इस तरह से अपन देखें तो टीचर्स जो है, आज एजुकेटर्स है, वो बहुत हद तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में गोदी मीडिया से ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब टीआरपी के जो रेस में किसी टीचर तो नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी है, अब लग रहा है कि जो फोर्थ पिलर था प्रेस और मीडिया, जो कुछ ओलिगार्की बोल सकते हैं या कुछ बिजनेस हाउस में कंसंट्रेट है और कुछ अच्छे चेहरे को लेके टेलीप्रॉम्प्ट में जो पढ़ा देने से कोई बिना कोई क्वेश्चन पूछे सरकार को या फिर बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चल रही है गाड़ी, वो तो नहीं चल सकती, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे मीडिया के जो साथी हैं वो पूरा एक नैरेटिव में बंधे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी इंडिपेंडेंट पत्रकार लोग आ रहे हैं, जर्नलिस्ट लोग आ रहे हैं, वो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही आ रहे हैं या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एजुकेटर्स हैं अब एक नए रूप में भी दिख रहे हैं आपके सामने, स्पेशली जो बहुत सारे जो करंट अफेयर के टीचिंग पढ़ाते हैं, वो आपको जो हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, जो हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करा रहे हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो डिबेट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, टीचर्स वर्सेस जर्नलिस्ट का, ठीक है ना, यूट्यूब टीचर्स का जनरली होते रहता है, ठीक है, हर पल में होते रहता है। और जैसे कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स का हुआ था, तो अभी एक स्टेप से एक मंच, दोनों के मंच में अलग अलग मंच है, मीडियम है, दोनों एक दूसरे के स्पेस को थोड़ा सा इंक्रोच कर रहे हैं, तो उसके कारण ये डिबेट तो होगा ही, डिस्कशन होगा ही। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इस डिस्कशन से बदलाव होना ज़रूरी है। अगर इस डिस्कशन से, इस डिबेट से सिस्टम में जवाबदेही ज़रूरी है। अगर हो रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे की कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप बस दिखा रहे हो, दूसरा इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है नॉलेज कनेक्ट करके। तो एक ऐसा नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन है, इस ये म्यूचुअली आप जिस हिसाब से देखते हैं कि म्यूचुअली आप बेनिफिट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कि इस डिबेट में अगर हम लोग देखें तो ये इसमें नेक्स्ट डे ये टीचर्स का डिबेट हुआ, उसके बाद अगला दिन में जो है, अगला दिन बीजेपी के प्रवक्ता और टीचर्स एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ये जैसे कि बिग बहस में आ गए हैं। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल मोबिलिटीज़ में अब अगर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है हमारे मीडिया में, तो एक बहुत ही अच्छा सस्टेन तरीके से ये शो चलना चाहिए। और इसके कारण जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसमें एक एफिशिएंट गवर्नेंस की ज़रूरत है हमें। और जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो प्रेस अपने आप को पहले स्वच्छंद करता था, अब शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बर्ताव नज़र आ रहा है, चाहे वो लूटियंस वर्सेस गोदी मीडिया हो या फिर चम्मच मीडिया हो, अलग अलग अनऑफिशियल जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं वो है। लेकिन एक पॉजिटिव भी ये है कि एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो जा रहा है। और जो कंट्रोल करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो कोई भी टूल हो, पॉलिटिकल टूल, इकोनॉमिक टूल या फिर बिजनेस के थ्रू, अब जो इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन को डिसिपेट होने का मौका दे रहा है आपको। तो जितना हो सके पॉजिटिव वे में अगर हम कार्य करें, एजुकेटर्स भी, तो एक अच्छे भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।